क्या हुआ माँ? मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि सुबह घर में झाड़ू लगा दिया करो। इस तरह से बैठ बैठ कर अपने बेटे की कमाई खाते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपका बेटा निखिल जो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है, उसमें तो आपके खर्च भी जुड़े होते हैं। इसलिए तो वो सुख का अनुभव नहीं कर पाता है और हमेशा दुखी ही रहता है। बहू, मैं तो भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वो जल्दी अपने पास बुला ले, पर वो मेरे सुनते ही नहीं है। और सच कहूँ तो बीते कुछ दिनों से कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा विश्वास करो बहू, मैं नीचे झुककर काम नहीं कर सकती, पर तुम जब कह रही हो तो मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ। पर बहू, यदि आज मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उनसे भी इस तरह से काम करवाती? और क्या ऐसे तीखे शब्द कहती जैसे आज मुझसे कह रही हो? सासू माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्या कहा आपने? जितना बड़ा मुंह नहीं उतनी बड़ी बात। आप में इतनी हिम्मत कि आप मुझसे जवान लड़ा रही हैं। देखो देखो निखिल, अपनी माँ की बातें सुनो। दिन रात बैठकर यहाँ खाती और सोती रहती है, और देखो कैसे कैंची की तरह मुंह चल रहा है उनका। मैं तो सिर्फ उन्हें झाड़ू देने के लिए बोली, पर वो तो मुझसे मेरी माँ को लेकर ही लड़ पड़ी। मैं यह सब बहुत दिनों से देख रही हूँ, पर आज इसका तुम्हें एक फैसला करना ही होगा। या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम अपने माँ के साथ यहाँ पर रहो। गुस्से में बड़बड़ाते हुए स्वाति अपने पति निखिल से बोली। आए दिन शांति निवास में सास बहू के बीच ऐसे ही खटपट लगी ही रहती है। प्रतिदिन सुबह उठते ही सास बहू में कोहराम मच जाता है, जो रात के डिनर के बाद ही सुलझता है। अगले दिन फिर से वही परेशानी शुरू हो जाती है। स्वाति और निखिल दोनों पति पत्नी हैं। उनका एक 10 वर्ष का बेटा भी है। निखिल की माँ वसुधा देवी की उम्र हो चली है। छोटा सा परिवार है, पर आधुनिक विचारों की बहू स्वाति को अपनी सासू माँ के साथ रहना पसंद नहीं है। वो चाहती है कि अपने पति और बच्चे के साथ अलग रहे। शुरू शुरू में निखिल अपनी पत्नी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता रहा, पर धीरे धीरे वो भी अब इसमें हामी भरने लगा। उसे भी अब लगने लगा था कि माँ इस घर के लिए एक बोझ बन खड़ी हुई है, जिसे वो अपने कंधों से जल्दी ही उतार फेंकना चाहता था। दोनों पति पत्नी इसमें राजी थे, पर उनका 10 वर्षीय बेटा अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वो तो उनके बिना रह ही नहीं सकेगा, इसलिए तो अब तक माँ इस घर में रह रही है। यह सब सोचता हुआ निखिल माँ के पास जाकर कहता है, माँ आप भी ना कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती हो कि सारा काम स्वाति करती है। बस घर में झाड़ू लगाने का नाम सुनते ही आप बहाने बनाने लगी। यह तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं भला बहाने क्यों बनाऊंगी? मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कर रही हूँ। बीते कुछ दिनों से मेरे कमर में बहुत दर्द है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाओ। मैं और आपकी बकवास नहीं सुन सकता। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हटो मेरे सामने से, अब मुझे जाने भी दो। बेटे के इस तरह के व्यवहार देखकर वसुधा देवी की आंखें भीग आई। वो चुपचाप आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं मैंने कौन से जन्म में पाप किए थे जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। दीनानाथ जी परलोक जाने से पहले निखिल से कह गए थे, बेटा मेरे चले जाने के बाद अपनी माँ का ख्याल रखना, उन्हें कभी दुख मत पहुँचाना। तुम्हारे लिए उसने बहुत त्याग किए हैं। तब निखिल ने अपने बाबूजी से वादा किया था, हाँ बाबूजी, अब से माँ की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उनका अच्छे से देखभाल करूँगा, उन्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। पर निखिल इस तरह से बदल जाएगा, वसुधा देवी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक कमरे में उनका पोता चिंटू दाखिल हुआ। उसने दादी को झट से गले लगा लिया और धीमे स्वर में कहा, दादी मुझे सब कुछ पता है कि मम्मी पापा आपको बहुत दुख देते हैं। अब देखना, एक दिन इसका प्रतिशोध मैं जरूर लूंगा। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं ना? नहीं दादी, आप मेरी बात समझ नहीं रही हो। आते वक्त मैंने अपने कानों से सुना कि पापा मम्मी से आपको वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे थे। क्या आप वहाँ सचमुच चली जाएंगी दादी? कुछ देर के लिए वसुधा देवी आश्चर्य में पड़ गई, जैसा उनको कोई दिल का दौरा पड़ा हो। खुद को संभालते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी, पर आप मुझसे एक वादा करो कि मेरे वृद्धाश्रम जाने के बाद आप अच्छे बच्चे की तरह
यहाँ पर रहोगे, मम्मी पापा की हर बात सुनोगे, मन लगाकर पढ़ाई करोगे करोगे ना? ठीक है दादी, आप जैसे चाहोगे वैसा ही होगा। रात को डिनर टेबल पर निखिल अपनी माँ को यह सूचना देता है कि वह एक वृद्धाश्रम में वसुधा देवी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बाकी के शेष जीवन वसुधा देवी को वहीं पर गुजारने होंगे। सब कुछ सुनकर वसुधा देवी भी अपनी असहमति नहीं जताती है। कुछ दिनों बाद निखिल अपनी माँ को उस वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। अब स्वाति बहुत खुश है। अब घर में केवल पति और बच्चे को लेकर स्वाति चैन की सांस ले रही है। जब बेटा स्कूल चला जाता है और निखिल ऑफिस, तो वो अपने मन मर्जी से घर में रहती है, जो चाहे वही करती है। बिना बताए किटी पार्टी में भी चली जाती है। अब उसे रोक टोक करने वाला भला है ही कौन? बहुत साल बीत चुके हैं। वृद्धाश्रम जाने के 2-3 महीने बाद ही वसुधा देवी का देहांत हो गया था। आज चिंटू भी स्वावलंबी बन गया है, लेकिन उस दिन के बाद से वो आज भी अपने माता पिता को अपने दिल से प्यार नहीं कर सका। वो आज भी उनको दिल से सम्मान नहीं करता है। स्वाति और निखिल भी अब बूढ़े हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद निखिल घर में ही अपना समय बिताता है। कुछ दिनों पहले चिंटू की शादी हुई है। चिंटू ने प्रेम विवाह किया है। लड़की उसी की पसंद की है। कन्वेंट शिक्षित और वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित सुनैना अपने सास ससुर यानी निखिल और स्वाति के साथ रहना पसंद नहीं करती है। इसलिए फिर से सास बहू के बीच घर में कलेश शुरू हो जाता है। चिंटू के सामने फिर से एक बार वही तस्वीर घूमने लगती है। चिंटू भी अब चुप रहता है। वो अपने माँ बाबूजी के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहता है और न ही अपनी पत्नी का प्रतिवाद करता है। निखिल को भी अब एहसास होता है कि आज की स्थिति के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने भी अपनी माँ का पक्ष कभी नहीं लिया था। तो वो आज अपने बेटे से उसके पक्ष की ओर से बोलने की उम्मीद कैसे कर सकता है? जब निखिल ने अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला था, तो वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि चिंटू अपनी पत्नी सुनैना के खिलाफ बोलेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी दौरान एक दिन सुनैना चिंटू से कहती है कि वह अब निखिल और स्वाति के साथ नहीं रहेगी। वो अपने परिवार में निखिल और स्वाति को जगह नहीं दे सकती। चिंटू भी अपनी पत्नी का बात मान लेता है। ठीक उसी अंदाज में वह रात के डिनर टेबल पर अपने पिताजी को सूचना देता है कि उसने एक वृद्धाश्रम में माँ बाबूजी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। बाकी के शेष जीवन उन दोनों को वहाँ पर ही रहना होगा। ऐसी बातें सुनकर स्वाति कुछ बोलने जा रही थी, पर निखिल ने उसे चुप कराकर अपने बेटे की बात मान लिया और बस इतना ही पूछा, कौन सा वृद्धाश्रम हमारे लिए तुमने देखा है बेटा? आनंद नीड। बेटे के मुंह से ये शब्द सुनते ही निखिल आश्चर्य में डूब गया। वो मन ही मन बोला, इसी वृद्धाश्रम में तो मैंने अपनी माँ को भेजा था, इसलिए चिंटू भी अपने मम्मी पापा को उसी वृद्धाश्रम में भेज रहा है। सोचते सोचते निखिल के आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों पिताजी? आनंद नीड का नाम सुनकर आप चौंक गए? इसी वृद्धाश्रम में तो आपने दादी को भेजा था, यह बात तो आप भूले नहीं होंगे। इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपको भी उसी वृद्धाश्रम में भेजा जाए, वही आप लोगों के लिए उचित स्थान होगा। परसों आप लोग सुबह तैयार रहिएगा वहां जाने के लिए। मैं और सुनैना नहीं चाहते कि आप दोनों हमारे परिवार का हिस्सा बनो। जिस तरह आपने दादी को कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझा, उसी तरह हम भी आप लोगों को हमारे परिवार का हिस्सा नहीं मानते। इतना सब कहने के बाद चिंटू कमरे से बाहर निकलकर दादी की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। दादी, आज मैंने आपके साथ किए गए सभी अन्याय का बदला लिया है। आपने मुझे एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहा था। हाँ, मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूँ और इसलिए आज मैंने आपके साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लिया है। आज निखिल और स्वाति उसी वृद्धाश्रम में रह रहे हैं जहाँ पर उन्होंने वसुधा देवी को बहुत साल पहले भेजा था। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।